बाद बड़ा असर दिखेगा। एसआईआर होने से बूथों की संख्या बढ़ेगी, जिससे वोटर्स को आसानी होगी। और इन सबके बीच बीजेपी की मांग यह है कि एसआईआर के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह पर हो तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और साथ ही एसआईआर के बाद जोड़े और घटाए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को सौंपी जानी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने लंबे समय से एक ही जगह तैनात बीएलओ के ट्रांसफर करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बयानों का शोर लगातार गूंज रहा है। कभी कहा जाता है कि एसआईआर से वोट कट जाएंगे, तो कभी विपक्ष कहता है कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। और अब कांग्रेस का नया बयान सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबे समय से एक ही जगह तैनात बीएलओ के ट्रांसफर किए जाएं। उधर बीजेपी ने भी मांग की है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह हो तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। जोड़ने और हटाए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कुछ चीजें कही हैं कि जैसे पहले 1500 मतदाताओं पर एक बूथ होता था, अब उन्होंने 1200 मतदाता किए हैं। एक नाम और सरनेम से तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर उसकी वल्दियत होगी तो वल्दियत से उसकी डुप्लीकेसी की संभावना कम होगी। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि इसके समय अवधि को बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि इतनी जल्दबाजी में आयोजित करने के पीछे उद्देश्य क्या है। कहा कि जो बीएलओ है वो 3 बार कम से कम घर जाएंगे, संभव ही नहीं है। एक सवा महीने के अंदर इससे 1 करोड़ मकान से ज्यादा मकान होंगे, 5 करोड़ 74 लाख होंगे, इतने घर जाना संभव है क्या लोगों का? अब बात करते हैं एमपी में एसआईआर से क्या असर होगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि एसआईआर के बाद एमपी में बूथ की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 65,000 से 72,000 हो जाएंगे पोलिंग बूथ। बूथ की संख्या बढ़ने से वोटर्स को आसानी होगी। 1500 की जगह 1200 वोटर्स पर बूथ होगा। कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एमपी में काफी बदलाव होगा। वोटर लिस्ट से लेकर बूथ की संख्या तक काफी बदलाव दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सियासी बयानों का शोर किस ओर जाता है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर में एक पार्षद का खून बहा देने की चेतावनी वाला वीडियो सामने आया है। और ये वीडियो खुद पार्षद ने बनाया, जारी किया, जिसमें बीजेपी की महिला पार्षद, जिनका नाम अपर्णा पाटिल है, ये चेतावनी देते हुए नजर आ रही है कि उनके इलाके की सड़क को अगर 15 दिन में ठीक नहीं किया गया तो निगम मुख्यालय के सामने अपना खून बहा देंगे। बता दें कि ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और महिला पार्षद ने कई बार चेतकपुरी बसंत विहार जर्जर रोड को ठीक करने को लेकर आवाज उठाई, लेकिन फिर भी मामले में कार्रवाई न होने पर अब महिला पार्षद ने खूनी अल्टीमेटम दे दिया। महिला पार्षद का कहना है कि खराब सड़क के चलते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और अपना खून भी बहाने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर सड़क ठीक नहीं हुई तो निगम मुख्यालय के बाहर वो अपना खून बहा देंगी। आपकी आंखें खोलना चाह रही हूँ, सुनिए नगर सरकार, आपकी आंखें खोलना चाह रही हूँ। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो अपना 100% टैक्स देते, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। ये सब टेंडर में 3 साल निकल गए। लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं, लगातार जनता का खून बह रहा है। 15 दिन बाद अपने नगर निगम मुख्यालय के सामने मैं अपना खून बहाऊंगी। एमपी कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष की दावेदारी से युवाओं ने दूरी बना ली है और इसके पीछे की वजह लगातार हो रही हार को बताया जा रहा है। युवाओं की कांग्रेस से दूरी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी राजनीति की वजह से युवा कांग्रेस से दूर हो रहे हैं और वो पीएम मोदी के साथ हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि दावेदारी की प्रक्रिया अभी जारी है। एमपी में युवा कांग्रेस की मजबूत टीम सामने आएगी। देखिए, देश और प्रदेश के युवा भली भांति जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे संगठन सिर्फ और सिर्फ युवाओं की प्रतिभा का दुरुपयोग करते हैं और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को गति प्रदान करने में कांग्रेस सहायक रहती है। यही कारण है कि आज राष्ट्रवादी चिंतन से ओतप्रोत युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को खारिज करने का काम किया है। 30 तारीख के बाद में हमारे जिला अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, विधानसभाओं की कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष अगले 10 दिन में हम समझते हैं कि प्रदेश में जारी हो जाएगी और एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व युवाओं का हमारे को आगामी भविष्य
इसमें देखने को मिलेगा। जो ज्वलंत समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, जिसको भाजपा नकारने का कार्य करती है, उन समस्याओं को दबाने और छुपाने का प्रयास करती है, उन सारी समस्याओं को मुखरता के साथ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको उठाते हुए नजर आए। और इंदौर से खबर है, जहां पर एक बार फिर से एमपी कर्मचारी चयन मंडल विवादों में आ गया है। छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई है। इसी बात का विरोध करने के लिए बड़ी तादाद में छात्र बेरोजगारी सेना के बैनर तले इंदौर कलेक्ट्रेट में जुटे हैं। छात्रों का कहना है कि पटवारी परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि नियम के तहत 7 दिन पहले एग्जाम सेंटर और शहर के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन चयन मंडल ने 1.5 महीने पहले ही एग्जाम सेंटर और शहर के बारे में बता दिया। ऐसे में असामाजिक तत्व परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस गड़बड़ी को ठीक नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि ईएसपी एक बार फिर चर्चाओं में हो, और इस बार चर्चा इसलिए है परीक्षा सेंटर देने के तय नियम है जिनको एग्जाम फॉर्म भरते टाइम बताया जाता है, उसके उलट 1.5 महीने पहले ही जो सेंटर्स हैं वो घोषित कर दिए गए। आज इंदौर में बेरोजगार सेना के बैनर तले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि जैसे पहले भी पटवारी परीक्षा में फर्जीवाड़े हुए, गड़बड़ियाँ हुई, उसकी आशंका फिर से नजर आ रही है। ऐसे ही है जी। क्या आप लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत है? हमें ये लगता है कि व्यापम जानबूझकर फर्जीवाड़ा करता है और फर्जी गेम से इसके संबंध है। व्यापम ने नियम ये है, नियम इसमें ये लिखा गया, अगर आप देखोगे तो ये कहा गया कि ये एडमिट कार्ड है, इसमें ये कहा गया 7 दिन पहले हम आपको बताएंगे क्या शहर, और ये 2 दिन पहले हम आपको बताएंगे कि आपका कहाँ पर सेंटर है। बल्कि ऐसा नहीं, व्यापम ने यहाँ लोकेशन दिया, और लोकेशन देने के बाद में ये हो रहा, अगर आप लोकेशन को टच करोगे तो सीधे आप लोकेशन पूछोगे। आज भी अभी भी तो हमारा ये कहना है कि जिन लोगों को आपने ये लोकेशन दे दी है, ये सेंटर की लोकेशन दे दी, सेंटर की लोकेशन को परिवर्तित करे, नया एडमिट कार्ड जारी करे, अन्यथा अब बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। कितने दिन पहले ये लोकेशन बता दी गई? 1.5 महीने पहले, जिसका 15 दिसंबर को उसका आज ही बता दिया, 12 दिसंबर आज बता दिया भाई, अगर 2 दिसंबर को उनका भी आज बता दिया। कायदे से कितने दिन पहले बताना? 2 दिन पहले सेंटर बताना चाहिए, 7 दिन पहले भाई आपको सिटी बताना चाहिए। वो खुद लिख रहा है, दोनों चीजें 1.5 महीने पहले बता दी, दोनों चीजें 1.5 महीने पहले बता दी। और अगर नहीं इसको ठीक किया जाता तो फिर क्या? तो फिर हम फिर से इंदौर की सड़कों पर उतरेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे, ठीक, और बताएंगे युवाओं की ताकत। जो एस्पिरेंट्स हैं और जो संगठन है स्टूडेंट्स के, उनको इस बात का संदेह है कि 1.5 महीने पहले जब लोकेशन और सेंटर दोनों बता दिया गया है तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो सकता है, जैसा व्यापम में पहले भी हुआ है। अगर अभी भी ये सुधार नहीं किया जाता है तो फिर। और अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मोहन सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को डीए बढ़ाने की तैयारी है, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है 1 नवंबर यानी कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल मोहन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 3% डीए बढ़ने के बाद ये 58% हो जाएगा, और बढ़ा हुआ डीए सरकार 1 जुलाई 2025 से देने की तैयारी कर रही है। यानी प्रदेश सरकार 4 महीने का एरियर भी देगी। दिसंबर से मार्च तक 4 किश्तों में डीए मिल सकता है। वहीं डीए बढ़ाए जाने से सरकार पर हर महीने 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। अगर इसमें एरियर को भी शामिल कर लिया जाए तो सरकार पर कुल 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।